हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपका ये जो चैप्टर था 16 नंबर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसी को कवर करने वाले हैं। तो इसके दो पार्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, आपको जितनी भी थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर करा दिए हैं। यदि आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी क्वेश्चन को, तो आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे। यदि आपने नहीं सॉल्व की हैं तो यह वीडियो पूरा लास्ट तक दिखेगा। तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, तो यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। यदि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे जो नए वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी नहीं, तो आप देख नहीं पाएंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यास प्रश्नमाला में प्रश्न नंबर 1 से हम लोग को शुरू करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्वेत प्रकाश के रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, तो जो आपका श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 7 रंग। आपका विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपके 7 कलर्स होते हैं आपके श्वेत रंग में, श्वेत प्रकाश में। कैसे होते हैं? जैसे कि आपने वो देखा होगा, जब आपको पता है कि आपका प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो वही दोस्तों होता है, आपका श्वेत प्रकाश पड़ता है प्रिज्म में तो वह क्या होता है, विचलित होता है, तो आपका 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जो आपका विबग्योर के रूप में होते हैं। तो ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरे नंबर में है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है। तो उनका रंग आपका श्वेत होता है। उनका सफ़ेद रंग होता है जो आपकी सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं। अब तीसरा है, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो उनका रंग आपका ब्लैक होता है, काला होता है, जो आपके सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। फिर देखिए, चौथे नंबर में आपसे बोला गया है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? जो आप यदि आप जल में कोई छड़ डालते हैं तो आप देखते होंगे कि वह आपकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आपको लगती है, वह आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो उसका सीधा साधा कारण दोस्तों यही है कि आपका वहाँ पर क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो चौथे का ए नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, 5वें नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं? जो आपका शीर्ष होता है उस पर कौन सा रंग होता है? तो आपने देखा होगा, जब आप बनाते हैं तो विबग्योर आता है, विबग्योर आपका आता है। आर आपका सबसे ऊपर होता है, रेड आपका सबसे ऊपर होता है, तो यहाँ पर लाल कलर होगा जो आपका शीर्ष पर होता है। तो यहाँ पर 5 का ए नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है, लाल और नीले रंगों को मिलाने पर आपका कौन सा रंग बनता है? तो जब मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट कराया था पार्ट 2, तो उसमें मैंने आपको बताया था आपका कलर बनता है मैजेंटा कलर। तो 6 का डी नंबर विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए, 7 नंबर आपका न्यूमेरिकल है। क्या दिया गया है, निर्वात और एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपका 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कि यहाँ पर दिया गया निर्वात में आपके प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो आपका पारदर्शी माध्यम है उसमें आपकी 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर आपको माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जो आपका निर्वात के सापेक्ष होता है, तो वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो उसके लिए देखिए, फार्मूला क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग एन से डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें होता है आपका जो यहाँ पर आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल, तो कितनी है, 3 × 10⁸, एंड देन उसके बाद अपॉन में आपका जो पारदर्शी जो या फिर आपको कोई भी माध्यम होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर आपका 3/2.4 इतना बचेगा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 3/2.4 बचा। तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, इधर आपका 30/24 बचेगा। तो इसको जब आप कट करेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग 6 से कट करते हैं, 6 पंचे 30 होगा और 6 चौको 24, मतलब कि 5/4, 5/4 आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 6 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो अब देखते हैं 7 का ए नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किसका, कांच का। एन होता है अपवर्तनांक, अब है किसका, कांच का, तो ग्लास का, सफिक्स में जी लगा देते हैं, तो एन जी। अब किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले ले लिखते हैं। अब इस फार्मूले को याद करने का आप तरीका बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे जो आप पहले लिख रहे हैं। यदि आप एयर पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको वायु में प्रकाश की चाल को ऊपर लिख देना है,
और यदि आप नीचे बाद में आप कांच लिख रहे हैं तो कांच प्रकाश की चाल को क्या लिख देना है, नीचे लिख देना है। यदि यही आपका जी पहले होता, ए बाद में होता, तो आप इसको भी रिवर्स कर देते, उल्टा कर देते। तो अब देखिए 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3/2। अब आपको पता है 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 8 का जो डी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में आपसे बोला जा रहा है, रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखते हैं, इसका कारण क्या है। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उल्टा क्यों आपको लगता है वहां पर, तो उसका सीधा कारण होता है पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो वहां पर जो किरणें होती हैं उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेड़ है उसका आपको उल्टा प्रतिबिंब रोड पर लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर आपको जल का तालाब दिया गया है। तो जब मैंने आपको रेगिस्तान की मरीचिका वाला टॉपिक आपको कराया था पार्ट 2 में, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छे से समझाया था। यदि आपने देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 9वां नंबर हो गया, 9वें का यहाँ पर आपका डी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 10वें नंबर में आपसे बोला जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह कौन सा रंग होता है। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, रेड रंग होता है, और उसी का दोस्तों वहां पर विचलन क्या होता है, कब सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, जो आपका नीचे होता है वी वाला, जो आपका नील बैंगनी होता है, जो आपका बैंगनी होता है इसका यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा विचलन होता है। और जो आपका रेड होता है इसका विचलन सबसे कम होता है क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण क्या है। तो पॉलिटेक्निक 2014 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सीधा सीधा कारण होता है वह है प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होना। मतलब कि आपको पता है कि जो आपका अपवर्तनांक होता है सब तरह की तरंग दैर्ध्यों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जब आपका अलग अलग होगा तो सबका विचलन भी अलग अलग होगा, इसीलिए वहां पर आपको वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है। तो सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, 12वें नंबर क्वेश्चन में, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है, आपका श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो क्या होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी तो उसकी चाल भी अधिक होगी। तो यहाँ पर लाल रंग सबसे अधिक चाल से चलता है। तो यहाँ पर आपका 12 का बी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबी होती है। तो आपको होता है जो आपका लाल रंग होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका 13 का डी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो विकल्प नंबर बी है जल, इन सभी के मुकाबले में जो आपका जल होता है इनमें आपका जो प्रकाश का माध्यम जो आपका प्रकाश तेजी से गमन करता है वह है आपका जल। जल में आपका सबसे तेज गमन करता है। तो यहाँ पर आपका 14 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपको बता दें यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को तुरंत लाइक करके कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ बोला गया है वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित जब आपका करता है तो वह आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। तो वहां पर आपका जो प्रिज्म होता है वह क्या होता है, पूर्ण परावर्तक होता है, पूरी तरह उसको परावर्तित प्रिज्म बोलते हैं। तो 15 का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर आपसे बोला गया है प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच हवा सतह पर आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है जब भी आपका क्रांतिक कोण का कंडीशन होता है तो जो आपका अपवर्तन कोण का मान होता है वह कितना होता है, 90 होता है। कैसे होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका आपतन कोण है और इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब आपका अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। जब आपका इसका मान 90 हो जाएगा तो जो आपका ये वाला कोण होता है इसी को हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो जब आपका क्रांतिक कोण बनता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर आपको वही ज्ञात करना था कि अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपका 16 का सी नंबर विकल्प 90 डिग्री आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो यहाँ पर देखिए जब भी आप अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो आपकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, जब आप तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा। जस्ट आपके क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, तो जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पर आपका घटता है। तो 17 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, विरल माध्यम के सापेक्ष आपका सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 दिया है, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है आपका विरल माध्यम के सापेक्ष आपका विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या होता है कि अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। तो देखिए 1/sin c हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो इधर आपका 1/2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, sin c बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर sin c, यहाँ 1/2, तो 1/2 साइन में कितने का मान होता है, 30 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 30 इज इक्वल टू sin c। तो sin से sin क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका, तो बचेगा c बराबर 30। तो क्रांतिक कोण का यहाँ पर मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प होगा वह होगा आपका 18 का डी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, एक बेलनाकार बर्तन की गहराई आपको डी दी गई है, पूरे बर्तन की गहराई आपको डी दी गई है। यह बर्तन आपस में न मिश्रित होने वाले समान आयतनों के द्रव से भरा है। तो यहाँ पर आपके द्रव भरे हैं जो आपके आपस में मिलेंगे नहीं, समान आयतन वाले द्रव हैं। तो जिनके अपवर्तनांक आपके n1, n2, n3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके कितने यहाँ पर द्रव हैं, 3 द्रव हैं, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक आपके 3 दिए गए हैं। तो बर्तन की आभासी गहराई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों का आपका जो योग करके आपको टोटल जो आपकी गहराई है वह आपकी डी है। तो यदि हम आपसे बोलें कि प्रत्येक की निकालिए, तो पहले की क्या होगी, d/3, दूसरे की भी क्या होगी, d/3, तीसरे की भी क्या होगी, d/3, मतलब कि आपके तीनों आपस में बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगी। तो आपकी d/3 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी अब वास्तविक गहराई। और अपवर्तनांक आपके n1 दिए गए, तो आभासी गहराई निकालेंगे तो क्या होगा, तो आभासी गहराई का फार्मूला क्या होता है, तो पहले अपवर्तनांक बराबर होता है यहाँ पर आपका वास्तविक गहराई अपॉन में आपका आभासी गहराई। तो देखिए आपको अपवर्तनांक पता है और वास्तविक गहराई पता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, d/3 अपॉन आभासी गहराई। तो यहाँ से जब आप आभासी गहराई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d/3n। तो ये आपका आ गया आभासी गहराई, ये आपकी आभासी गहराई आई। अब यहाँ पर क्या था, अपवर्तनांक क्या है, n1 है, तो यहाँ पर हमने n1 कर दिया। इसी तरह ये तो अभी आया एक द्रव के लिए, तो आप तीनों द्रव के लिए अलग अलग निकालेंगे तो आपका एक आएगा d/3n1, एक आएगा आपका d/3n2, एक आएगा d/3n3। तो ये आपके तीनों आ जाएंगे। आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर टोटल आभासी गहराई आ जाएगी कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे अब यहाँ पर आगे, तो d/3n1 प्लस d/3n2 प्लस d/3n3। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे या फिर आप यहाँ पर देखिए कि आपका d/3 तीनों से कॉमन मिलेगा। तो d/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 1/n1 बचेगा, 1/n2 बचेगा और 1/n3 बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपकी टोटल वास्तविक गहराई हो जाएगी, आभासी गहराई हो जाएगी। तो आपका बी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 19 का। अब देखिए 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर आपका, एक ग्लास की प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलबुला है। एक प्रेक्षक को यह बुलबुला गिलास के नीचे की ओर लंब रूप में देखते हुए नज़दीकी सतह से 2 mm की दूरी पर दिखता है। तो यहाँ पर आपको 2 mm की दूरी पर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वास्तविक दूरी यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है और आपका अपवर्तनांक दिया गया है, आभासी गहराई भी दी गई है। तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, अपवर्तनांक कितना है 1.5 बराबर कितना होता है वास्तविक गहराई। तो वास्तविक गहराई आपको ज्ञात करनी है, अपॉन में आभासी गहराई आपको दी गई है यहाँ पर 2 mm। तो वास्तविक गहराई निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर वास्तविक गहराई बराबर 1.5 × 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3। तो 3 mm आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वास्तविक गहराई हो जाएगी। तो इसका जो ए नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण यहाँ पर आपका 45 है। तो द्रव का अपवर्तनांक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्रांतिक कोण आपको 45 दिया तो अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान कितना है 45 है। तो क्या होगा 1/√2, क्योंकि sin 45 का मान कितना होता है √2, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये आपका बड़ा वाला अपॉन का चिन्ह है, तो इसके ऊपर 2 संख्या है, इसके नीचे 2 संख्या होनी चाहिए।
नीचे तो है ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 मानेंगे, तो ये आपकी चौथी संख्या हो जाएगी, ये आपकी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 21 का जो डी नंबर विकल्प है √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर दिया गया है एक बीकर की तली में कोई वस्तु रखी है तथा बीकर में 12 सेंटीमीटर की ऊपर ऊंचाई तक कोई आपका द्रव भर दिया गया है। यदि वायु की अपेक्षा द्रव का अपवर्तनांक 4/3 हो तो वस्तु बीकर की तली से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। तो कितनी आपकी बीकर की तली से उठी हुई प्रतीत होगी? तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये आपका बीकर दिया गया है, ये आपका भरा हुआ है, वस्तु आपकी यहाँ पर रखी, ये आपको 12 दिख रही है। अब मान लेते हैं जब आपकी आभासी होगी, थोड़ी उठी हुई प्रतीत होगी आपकी तली से, तो मान लेते हैं वो यहाँ पर होगी। तो वही आपको ज्ञात करना है कि जो दोस्तों आपका ये इतना है, जो आपका ये इतना है, तो इतना आपका कितना गैप बच रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर आभासी गहराई निकालेंगे। वास्तविक गहराई पता है, अपवर्तनांक पता है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई 12 दी गई है, आभासी गहराई ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा 4 3 12, तो यहाँ पर आभासी गहराई कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो आभासी गहराई 9 है और आपकी वास्तविक गहराई 12 दी थी। डिफरेंस ज्ञात करना था तो 12 में 9 घटा देंगे, 3 बचेगा। तो 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या होगा, वस्तु बीकर की तली से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर 22 का बी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। उसके बाद कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक इमेज के द्वारा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 23 नंबर का सोल्यूशन। तो यहाँ पर पहले क्या दिया था कि आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किसका था, कांच का, तो Ng कर दिया। सापेक्ष किसके था, वायु के, तो 1.5 हो गया। उसके बाद दिया गया था आपका यहाँ पर डायमंड, जो आपका हीरे का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष था, ग्लास के, कांच के, तो Gnd कर दिया, ये आपका 1.61 है। अब आपको ज्ञात क्या करना था कि जो आपका हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, मतलब कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, Ang वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फिर कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, फिर हीरे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब कि तीनों को आपको चक्रीय प्रक्रम में चलाना है। एक बार आपको AGD लिखना है, इधर GDA, मतलब कि सबको एक बार ही आपको मौका देना है। और बराबर कितने हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाता है। Ang और Gnd के मान आपको पता है, तो वो इन्हें पुट कर दिए। यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, DNA का मान निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम लोग किसके, हीरे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, DNA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1.5 इंटू 1.61, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर DNA। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अभी आपको आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन, एक यहाँ पर आपका रिलेशन होता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका DNA दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/AND भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब AND का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, AND बराबर आपका आ जाएगा 1/DNA, मतलब कि जस्ट यहाँ पर आपको रिवर्स कर देना होता है। तो वही दोस्तों यहाँ पर मैंने किया हुआ है, यहाँ पर DNA दिया गया था, मैंने यहाँ पर AND कर दिया, और ये आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो आपका हर है वह आपका अंश के रूप में, जो आपका अंश है वह हर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका 1.5 इंटू 1.61 आपका ऊपर जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बचेगा 2.41, और यही गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर 23 नंबर हो गया। अब देखिए 24 नंबर में बोला जा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है। तो आपको पता है दोस्तों, जब भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो आपका जो आपतन कोण का मान होता है क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तभी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। अब देखिए 25 नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि दो माध्यमों के पृथक करितल पर प्रकाश लंबवत आपतित हो तो यहाँ पर आपको अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर आपका जो प्रकाश है वह क्या है, जो आपकी प्रकाश की किरण है वह आपकी तल के लंबवत है, मतलब कि तल ये आपका है, तल के लंबवत है। ये आपका यहाँ पर अभिलंब के लंबवत होता तो इधर से आती, लेकिन ये तल के लंबवत है तो इधर से आएगी, सॉरी गाइस, मतलब कि इधर से आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो आपका अपवर्तन कोण का मान है वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपका आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 25 का बी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, पानी की सतह से
1 मीटर ऊपर स्थित व्यक्ति को स्वच्छ पानी के तालाब की तली में एक सिक्का 3.4 मीटर दूरी पर प्रतीत होता है। तो प्रतीत हो रहा है या आपका आभासी दिया गया है। उस व्यक्ति के द्वारा कम से कम कितनी लंबी क्षण से यह सिक्का छुआ जाएगा, तो आपको यहाँ पर वास्तविक ज्ञात करना है। आपका अपवर्तनांक दिया गया है। पहले देखिए आपको थोड़ा इसको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका तालाब है, ये मान लेते हैं तालाब है, या फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये आपका तालाब बना हुआ है, इतने में आपका ये तालाब है, ये आपका तालाब है, और यहाँ पर आपका इधर आपका कहीं पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो चलिए ये मान लेते हैं ये आपका व्यक्ति यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है 1 मीटर ऊपर स्थित है, तो पानी की सतह से कितना है, ये 1 मीटर आपका दूरी दिया गया है। अब आगे है एक सिक्का जो है व्यक्ति से 3.4 मीटर की दूरी पर प्रतीत होता है। मान लेते हैं कि सिक्का अब यहाँ कहीं पर प्रतीत हो रहा है और ये कितना आपका व्यक्ति के पास से कितना है 3.4, तो ये आपका व्यक्ति के पास से 3.4 है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना होता है सतह से। तो देखिए ये आपका इतना आपका 1 है और इतना आपका टोटल दिया हुआ है 3.4, तो इतना निकाल लेंगे, सिर्फ इतना, तो क्या होगा 3.4 में 1 वाला घटा देंगे तो आपका इतना आएगा, मतलब कि आपकी जो आभासी गहराई कितनी होगी 2.4 मीटर हो जाएगी। तो ये आपकी आभासी गहराई हो गई। अब आपको आगे अपवर्तनांक दिया, तो अपवर्तनांक बराबर 4/3 बराबर क्या होगा आपकी वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। तो आभासी गहराई कितनी है आपकी, कितनी 2.4 आएगी। तो क्या होगा 3 से आपका कटेगा 0.8 बचेगा, और 0.8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका वास्तविक गहराई कितनी आएगी यहाँ पर 3.2। तो ये अभी आपका वास्तविक आया। अब यहाँ पर आपको ये अभी वास्तविक गहराई आई है। अब आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर कि क्षण कितनी लंबी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि ये आपका तालाब था ये, तो आपकी वास्तविक गहराई ये आगे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सिक्का वास्तविक रूप में था, तो ये आपका कितना आया 3 आपका कितना आया था 3.2 आया था। अब यहाँ पर आगे 1 मीटर ये है क्षण, तो आपकी टोटल लंबी होगी ना मनुष्य के हाथ से, तो वो आप तो 1 मीटर और जोड़ेंगे ना, तो 3.2 प्लस 1 करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। यही आपका 26 का ए नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो आप देखिए 27 नंबर में क्या है, एक कांच की पट्टी की मोटाई यहाँ पर x मीटर है। तो देखिए यहाँ पर x जगह आप t कर लीजिए, यहाँ पर t मोटाई दी गई है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका t होना चाहिए मोटाई। तो मोटाई t है। यदि पट्टी का अपवर्तनांक n तथा प्रकाश की चाल c है, तो यहाँ पर आपको पट्टी को पार करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फार्मूला होता है तो वह क्या होता है, यहाँ पर आपका अपवर्तनांक बराबर होता है आपका C/V होता है। ये आपका एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर, ये आपका जैसे कि उसमें होता था वायु में प्रकाश की चाल अपन कांच में प्रकाश की चाल, उसी तरह आपका C/V हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका V बराबर आएगा C/N। तो ये आपकी V की वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे अब आपको पता है कि किसको ज्ञात करना है, पट्टी को पार करने में समय लगा। तो पट्टी की मोटाई कितनी है टी मीटर मोटाई है, तो टी मीटर मोटाई को कितना समय लगेगा आपकी कितनी चाल से पार करने में, v चाल से। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दूरी, तो दूरी मतलब कि जो आपकी पट्टी की मोटाई कितनी थी t थी, और यहाँ पर आपका चाल, तो चाल कितनी है v हो जाएगी, तो t/v हो गई। अब देखिए v की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली हुई, तो क्या हो जाएगी C/N। अब ये आपका n ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा Tn/C, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कितना समय लगेगा Tn/C, T/N/C। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प राइट होगा देखते हैं। तो यहाँ पर आपका Tn तो अपॉन C, बी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा 27 का। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा हुआ है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक 4/3 है। तो यहाँ पर आपको जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर अपवर्तनांक दिया गया है, वास्तविक गहराई दी गई है, आभासी गहराई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसमें कि प्रकाश का वेग आपका 1.5 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है से वायु में 20 अंश तथा 40 अंश के आपतन कोणों पर आपतित होती है। यदि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर आपको किरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब आपका क्रांतिक कोण के मान
जो आपका अपवर्तन आपतन कोण का मान है किससे अधिक होगा, क्रांतिक कोण से मान अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 20 और 40 दिए गए हैं, ये आपकी दो कंडीशन है, इसमें आपका कोई एक राइट होगा। कौन सा होगा, जब आपका पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले अपवर्तनांक निकालते हैं। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका किसका वेग दिया हुआ है, प्रकाश की चाल एक माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग यहाँ पर दिया गया। तो इसको क्या रखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर इसको नीचे रखेंगे, और जो आपका वायु वाला है उसको ऊपर रखेंगे। तो n बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 10 और अपॉन में आपका आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 10। तो 10 की पावर 10 से कैंसिल हो जाएगा, और आप 3 अपॉन 1.5 तो इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 दूनी 30, तो 2 आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। तो अपवर्तनांक आपका कितना है, 2। तो 2 बराबर, अब यहाँ पर आप क्रांतिक कोण वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1/sin c हो जाएगा। तो यहाँ से आप sin c, जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो इसका दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करेंगे तो आपका क्या बचेगा, sin c अपॉन 1/2। तो यहाँ से जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 30 आ जाएगी, मतलब कि क्रांतिक कोण का मान कितना आएगा, 30 आएगा। तो अब आपको पता है कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो 20 वाला, तो आप जब आपका आपतन कोण 20 होगा तो ये आपका पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। जब आपका 40 होगा मतलब कि आपका 30 से ज़्यादा होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आपतन कोण आपका 40 होगा तब यहाँ पर आपका पूर्णांतिक परावर्तन होगा। 29 का बी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, तालाब के जल की सतह के 2 मीटर ऊपर एक लैंप रखा हुआ है। उसके बाद आपको अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। तो आगे यहाँ पर आपको ऊपर से देखने पर लैंप में यहाँ पर आपको ऊपर से देखने पर पानी में लैंप का प्रतिबिंब तालाब की तली से मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो तालाब की गहराई कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका जस्ट क्या हो जाता है दोस्तों, दोगुना हो जाएगा। 4/3 है, ऊपर आपका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 8/3 आ जाएगा। तो इसका सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो आपका प्रतिबिंब जस्ट आपका दोगुना हो जाएगा। तो 8/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी गहराई आपकी कितनी होगी, 8/3 मीटर। तो इस तरह दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हुए हैं, और वीडियो भी आपका काफ़ी लंबा हो रहा है धीरे धीरे। तो अब इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट इसका आपको जल्दी मिल जाएगा। आज आपको मिल जाता, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी समस्या हो गई, कुछ वर्क हो गया, तो उसके कारण आपको पार्ट ये वाला आपको नेक्स्ट नहीं देख सका। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।